while in the earlier class we were talking about strokes and we talked about certain cardiovascular accidents, their causes, and the aftermath of those condition. बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने पहले भी बात की बाज़ औक़ात हेड इंजरी और डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड जो कि लीड करता है इस किस्म की कंडीशन को जिसमें कि स्ट्रोक और हेमरेज हो सकता है. इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से एक इंसान की जो मेंटल अप्रोच है या मेंटल स्टेटस है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है. इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की. Now let us talk about the aphasias. So you must already be knowing that aphasia is a language disorder and it's an acquired language disorder. So acquired means ke the earlier the language was wonderful, but due to stroke or any neurological condition, it is possible that the language is compromised at the level of reception or expression. So when it comes to reception, we means के बात समझने में मुश्किल होगी, and when it comes to expression, बात करने में मुश्किल होगी. So this is our agenda for the class और हम इसको start करते हैं. So let us start. The aphasia is a deficit in language processing that may affect all input and output modalities. So this is an interesting definition और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत छोटी सी statement के अंदर जो है वो cover up कर ली गई हैं कि लैंग्वेज डेफिसिट है और जो कि इनपुट और आउटपुट मोडालिटीज़ को अफेक्ट करता है. नाउ व्हाट आर इनपुट मोडालिटीज़? ऑल योर सेंसरी इनपुट, जैसे विजन है, जैसे हेयरिंग है, जैसे टच है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं. सेंसरी इनपुट्स जो थे, इनपुट चैनल आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है. बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट मोडालिटीज़ में देखें तो आउटपुट मोडालिटी में आपके पास कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बाद राइटिंग है, उसके बाद देन ऑफ कोर्स आपके साइंस हैं, आपके जेस्चर्स हैं, आपकी वॉइस है. बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी अफेक्ट हो सकती हैं. लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है इसलिए हम इसमें वॉइस इंक्लूड नहीं कर रहे और वॉइस के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं. लेकिन बहरहाल वॉइस के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. बाज़ औक़ात हमारा जो लेरेंजियल एरिया है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उसकी जो मुकल कॉर्ड की मूवमेंट है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है. उसके नतीजे में हमारी ऐसी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं जिसमें हॉर्सनेस आ सकती है, हार्शनेस आ सकती है. सो खैर वी लीव इट टू द लेक्चर ऑफ वॉइस, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट रियलाइज़ कि इनपुट आउटपुट चैनल्स जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं. So receptive aphasia, let's learn about certain aphasias. पहले तो उनकी main conditions को समझ लीजिए. There are two types, receptive and expressive. So receptive जैसा कि ताल्लुक है reception के साथ है और expression का ताल्लुक जो है वो express करने के साथ है. अगर मैं ये बात कहूँगा कि किसी को receptive aphasia है, so what do I mean? I mean कि उसको receptive aphasia है और he is fluent. अब इस चीज़ को यूँ समझिए कि रिसेप्शन तो हो रही है, उस शख्स के पास रिसेप्शन तो हो रही है, लेकिन जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है. बिकॉज वो बिल्कुल एक अनइंटरप्टेड तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है. इसको हम रिसेप्टिव अफेजिया कहते हैं. सो दूसरा जो है वो मेरे पास है एक्सप्रेसिव अफेजिया, और एक्सप्रेसिव अफेजिया तब होगा जब आप डिसफ्लुएंट हैं. आइदर यू आर टोटली डिसफ्लुएंट या आप डिसफ्लुएंट और आपके जो बात करने की जो इनिशिएशन है वो प्रॉब्लम कर रही है और आप अच्छे तरीके से कॉन्टीन्यूस फ्लो के साथ बात नहीं करते. सो देखो, बात करने के दौरान आइदर यू आर फ्लुएंट और डिसफ्लुएंट. बात को समझने के लिए रिसेप्शन है, बात को करने के लिए एक्सप्रेशन है. तो कभी हमारी रिसेप्शन ख़राब होती है, कभी हमारी एक्सप्रेशन ख़राब हो सकती है. सो दोनों सूरतों में हम अफेजिया को ऐसे क्लासिफाई करते हैं. सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिवीजन दैट वी टॉक अबाउट अफेजिया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफेजिया. वन इज रिसेप्टिव अफेजिया, वन इज एक्सप्रेसिव अफेजिया. रिसेप्शन के अंदर इशू है तो हम उसको कहेंगे रिसेप्टिव अफेजिया. बात करने के अंदर, इनिशिएशन के अंदर, सेंटेंस मेकिंग के अंदर, आर्टिकुलेशन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो एक्सप्रेसिव अफेजिया इसको कहा जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो सी कि एक्सप्रेसिव अफेजिया जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो लीजन जो है, डैमेज जो है वो दिस इज अराउंड ब्रोकाज एरिया और ब्रोकाज एरिया इटसेल्फ. लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लुएंट अफेजिया.
अब अगर हम किसी को कहें कि somebody has got receptive language problem, और या उसको फ्लुएंट अफेजिया है, तो उसको होता क्या है? होता ये है कि ऑडिटरी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन इम्पेयरमेंट, देखो मैंने कहा रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है उसको। सो रिसेप्शन खराब है तो क्या क्या खराब है? ऑडिटरी, ऑडिटरी क्या था? आपका सेंसरी एरिया था। रीडिंग कंप्रीहेंशन से क्या मुराद है? यानी कि जो विजुअल सेंस थी वो आप उसको, आप देख तो रहे हैं वर्ड, लेकिन आप उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, यू कैन नॉट कंप्रीहेंड। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? ये हमने इसको कहा कि ये रिसेप्टिव अफेजिया है। रिसेप्टिव अफेजिया में रिसेप्शन मुतासर हो रही है। रिसेप्शन कहाँ से होनी थी? इनपुट चैनल से होनी थी। इनपुट चैनल कौन से थे? ऑडिटरी चैनल था और रीडिंग चैनल था। लिहाजा ऑडिटरी चैनल भी ख़राब है और रीडिंग भी ख़राब है, यानी कि जो विजुअल सेंस है वो भी उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी नीचे वाली लाइन में देखेंगे स्पीकिंग रेट ऑफ 100 टू 200 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो बिल्कुल ये बंदा बोलता रहता बोलता रहता बोलता रहता। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज विद द रिसेप्शन। द प्रॉब्लम इज नॉट विद हाउ डज ही स्पीक। वो फ्लुएंटली अपनी बात कर लेता है, रिसेप्टिव है, बात उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये बात करता है तो बगैर रुके बात करता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, 100 से 200 वर्ड्स जो है वो बोल लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बात को रिसीव नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर है जब बात को रिसीव नहीं करेगा तो एक्सप्रेस भी कुछ और ही जवाब देगा ना। आपने उससे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, और वो जवाब में आपको एक तकरीर सुना दे जिसका 2 और 2 से कोई ताल्लुक ना हो, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि बोलने में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन रिसेप्शन के अंदर जो है उसको प्रॉब्लम है। इसकी आर्टिकुलेशन भी ठीक है, इसको सिंटैक्टिक एरर्स हो सकते हैं। सिंटैक्टिक एरर्स में सिंटेक्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लफ्ज़ों की अरेंजमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लिटिल कंटेंट और मीनिंग। लेकिन ये जितने भी बोलता है ना, 100 से 200 लफ्ज़ पर मिनट, हमने बात की कि ये बोल रहा है, उसके अंदर कोई मीनिंग आप डिराइव नहीं कर सकें, क्योंकि वो मीनिंग इसलिए नहीं डिराइव कर सके बिकॉज वो अपनी तरफ से बोल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन आस्क्ड टू डू इट। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, he is making words, but those words do not relate to the given situation or to the demand of the situation. तो अब ज़रा इसको गौर से दोबारा एक दफ़ा देख लीजिए कि रिसेप्टिव अफेजिया कब होगा। रिसेप्टिव अफेजिया तब होगा जब इनपुट चैनल्स जो हैं वो डैमेज्ड हैं, ऑडिशन है, विजन है, ये दोनों चीज़ें डैमेज हैं। बंदा जो है वो, उसको लिख के भी डायरेक्शंस नहीं दी जा सकती, उसको बोल के भी डायरेक्शंस नहीं दी जा सकती। तो ये तो हो गया उसका रिसेप्टिव चैनल। या एक सिचुएशन है आपके सामने, और सिचुएशन में कुछ एक कमरे के अंदर बच्चे खेल रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। सो इसकी जो विजुअल परसेप्शन है वो उसको, वो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। और जब एक्सप्रेशन की बात आएगी, जब इसे बोल लेगा, तो ये बोल लेगा तो फ्लुएंटली रवानी से बात कर लेगा, लेकिन उसकी बात के अंदर मीनिंग्स नहीं होंगे, बिकॉज प्राइमरीली इसके जो वर्निक्स एरिया है वो डैमेज था। और उसके अंदर, अब वर्निकीज एरिया ही तो ऑर्गेनाइज करता था सारी चीज़ों को, तमाम सेंसेस को मीनिंग्स तो वर्निकीज एरिया देता था ना। फिर जब ये बोलने की कोशिश करता तो वर्निकीज एरिया इसको प्लान करके नहीं देता, आइडिया जो है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं देता। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि ही, ऑल्दो ही इज़ फ्लुएंट, लेकिन ये बगैर सोचे समझे ही जो है वो उस चीज़ को एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उसकी वजह क्या थी कि इसको रिसेप्टिव लैंग्वेज अफेजिया था। आर्टिकुलेशन इसकी बहुत अच्छी है, रेट ऑफ स्पीच इसका बहुत अच्छा है, जुमले के अंदर छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज का फ़ायदा ही क्या है जिसका मीनिंग ना हो। तो ये तो हमने पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया ना कि लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो मीनिंगफुल होती है। वर्निकिज़ेफेजिया, अब दूसरा वो हमने उसको, हमने रिसेप्टिव का, अब जरा सुने वर्निकिज़ेफेजिया। इट्स द सेम थिंग। फ्लुएंट अफेजिया caused by damage to the Wernicke's area in the posterior superior left temporal lobe। अब ये भी वही है, फ्लुएंट अफेजिया। इससे पहले भी हमने ये चीज़ का जिक्र किया कि रिसेप्टिव अफेजिया को फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं। फ्लुएंट अफेजिया का नाम जो है वो वर्निकीज अफेजिया भी होता है। और वर्निकीज अफेजिया में होता क्या है कि द वर्निक्स एरिया इटसेल्फ इज डैमेज फॉर सम रीजंस, और वर्निकीज एरिया अपना काम नहीं कर सकता। काम क्या करता था वर्निकीज एरिया? एक तो ये लॉजिक प्रोवाइड करता था, आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद देता। वो सेंसरी इनपुट जब वर्निकीज एरिया के पास जाते थे तो उसको मीनिंग्स अटैच करता था, और बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कम्युनिकेट करना चाहते थे तो आपको आइडिया देता था, चॉइस ऑफ वर्ड्स देता था, एक्सप्रेशन का बताता था, और फिर ब्रोकाज एरिया को हुक्म देता था कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर दो।
तो अगर वर्निकीज एरिया डैमेज है तो क्या हो रहा है कि रिसेप्शन तो अफेक्टेड है ही सही, एक्सप्रेशन के वक्त भी वो बंदा बोल तो रहा है, ब्रोकाज एरिया तो ठीक है वो तो बोल ही जा रहा है, लेकिन ब्रोकाज एरिया को जो कंट्रोल कमांड करना था वर्निकीज एरिया ने करना था, और वर्निकीज एरिया इज डैमेज, लिहाजा बंदा फ्लुएंट तो है, द पर्सन इज फ्लुएंट, लेकिन ही इज मीनिंगलेस, और उसकी बात जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर। एक और कंडीशन है फ्लुएंट अफेजिया में, एक और टाइप होती है, उसको कहते हैं अनोमिक अफेजिया या अनोमिया कहते हैं। सो फ्लुएंट अफेजिया की टाइप के अंदर दूसरी टाइप जो है वो अनोमिया है, और अनोमिया के अंदर क्या होता है कि इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिमेंबर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और अदर थिंग्स। सो इसके अंदर जो है होता क्या है कि द पर्सन एक्चुअली कैन नॉट रिकॉल द नेम्स, उसको उसके पास नाम जो है वो याद नहीं रख पाता, और नाम ना याद रखने की वजह से बाकी सेंटेंस उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी ख़ास चीज़ का जो नाम जो है वो उसके जहन से स्किप हो जाता है और वो नाम को रिटेन नहीं कर, और ये प्रॉब्लम जो है वो नामों पे ही होता है, लिहाजा इसको हमने नाम से या नेम से अनोमिक जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया। तो अनोमिक अफेजिया भी एक फ्लुएंट अफेजिया, जैसे वर्निकीज अफेजिया फ्लुएंट अफेजिया था, इकोनॉमिक अफेजिया के अंदर सारा कुछ ठीक है, वर्निकीज जो है वो सेंसेस लेता भी है, वर्निकीज जो है सेंसेस को इंटरप्रेट भी करता है, मीनिंग्स भी अटैच करता है, लाइक वाइज जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो लीड भी करता है ब्रोकाज एरिया को कि ये वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए वो ये कि नाम जो है वो उसको भूल जाते हैं, नाम जो है वो रिटेन नहीं कर पाते। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, उसको कहते हैं पैराफेजियाज। अब पैराफेजियाज अगेन, पैरा स्टैंड्स फॉर नेबरिंग, एंड नेबरिंग अफेजिया जिसको यूं समझ लें। अब नेबरिंग अफेजियाज में क्या होता है कि द पर्सन इज अगेन फ्लुएंट, इंसान जो है फ्लुएंसी से बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ उसको दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक लिटरल या फोनीमिक होता है और दूसरा वर्बल या सिमेंटिक होता है। अब लिटरल या फोनीमिक से क्या मुराद है कि सब्स्टिट्यूशंस ऑफ इंटेंडेड साउंड्स फॉर साउंड्स इन वर्ड्स, और होता यह है कि इस वक्त वो कुछ साउंड्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट एज यू नो कि एक साउंड की जगह दूसरी साउंड जो है जब उसको प्लेस कर दिया जाए तो दिस बिकम्स सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल के अगर उसने कहना था पेंसिल्स, तो पेंसिल कहना तो हो सकता है कि वो पेंपिल कह दे, सो दिस मीन्स कि उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया स विद प। अब पेंपिल बोला उसने, लेकिन उसकी बात तो अंडरस्टैंड हो गई ना, बात तो समझ आ गई, पेंसिल को उसने पेंपिल कह दिया, ओके अंडरस्टैंड, तो इट साउंड्स लाइक एन आर्टिकुलेशन कंडीशन। इसके अलावा उसको कोई मसला नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से वर्बल सिमेंटिक बाज़ का ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो इंडिविजुअल जो है वो वर्ड ऑर्डर्स विच मे बी रिलेटेड टू द इंटेंडेड वर्ड, अब वो वर्ड के ऑर्डर को जो है वो तब्दील कर देता है। जब वर्ड के ऑर्डर को तब्दील कर दिया जाएगा तो उसके नतीजे में सिमेंटिक मीनिंग्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली ने शेर पकड़ा और शेर ने अली पकड़ा, ये दो अलहदा मीनिंग्स हैं, तो अगर इन वर्ड्स को चेंज कर दिया जाए, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा कि उसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। सो ये एक कंडीशन है जिसके अंदर बात जो है वो अपनी द मीनिंग इज अफेक्टेड, इसीलिए इसको सिमेंटिक भी कहा जा रहा है। और ऊपर वाला जो था फोनीमिक था, फोनीमिक के अंदर सिर्फ एक साउंड जो थी वो स्विच ओवर कर रही थी, सब्स्टिट्यूट हो रही थी, उसका इतना फर्क नहीं पड़ा मीनिंग के ऊपर, फोनेटिकली आपको कोई साउंड डिफरेंट महसूस हुई, बंदा बिल्कुल फ्लुएंट है। लेकिन इन दिस केस वर्बल सिमेंटिक के अंदर अब जब वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे तो उसके नतीजे में होगा ये कि उसके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। सो अगेन इसके अंदर भी इंसान फ्लुएंट था, इसलिए हमने इसको पैराफेजियास कहा। तो अभी तक हमने तीन चीज़ों का जिक्र किया, पहले हमने वर्निकीज को आइडेंटिफाई किया कि वो एक फ्लुएंट फेजिया है, दूसरा हमने ये अभी इकोनॉमिक का जिक्र किया, और तीसरा हमने जिक्र किया पैराफेजियस का। तो ये कुछ कंडीशन है जो जिसके अंदर इंसान फ्लुएंट है, बिल्कुल ही इज़ फ्लुएंट, और वो बात कर सकता है, कॉन्टीन्यूसली बात कर सकता है, लेकिन देख लें छोटे छोटे उसके साथ इश्यूज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। एक और कंडीशन होती है, उसको कहते हैं नियोलॉजिज्म्स। अब नियोलॉजिज्म्स क्या आते हैं, ये ऐसी साउंड्स हैं विच, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सुनने में तो ऐसे लगता है कि ये मैंने लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग डिक्शनरी कोई नहीं होता, नए नए लफ्ज़ बना लिए जाते हैं। जैसे कि जैसे कि वर्ड एक ले लेते हैं, जैसे कि डोर को वो कहता है बोर। अब बोर कोई लफ्ज़ नहीं है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें
सो इसी तरीके से गोर कह लेगा। अब ये डोर, बोर, अब बोर का तो फिर भी कोई मीनिंग है, गोर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन गोर सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने लफ्ज सुना हो और आप डोर से उसको रिलेट करते हैं। ठीक है। सो न्यूलॉजिज्म्स ऐसे वर्ड हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग तो कोई नहीं है, लेकिन वो फोनेटिकली हमारे एक्सपीरियंस में ऐसे सुनाई देते हैं कि ये लफ्ज मैंने सुना हुआ है शायद, हालांकि वो लफ्ज आपने सुना नहीं होता बल्कि उससे मिलता जुलता लफ्ज आपने सुना हुआ था। आपने डोर सुना हुआ था इसलिए आपको गोर जो है वो ऐसा लगा कि शायद मैंने ये भी सुना हुआ है कहीं। लिहाजा ये आपकी जो है वो कोई मीनिंग आप इनके साथ अटैच नहीं कर सकते, और लेकिन इंप्रेशन यही पड़ता है लिसनर के ऊपर कि ये लफ्ज़ हमने सुना हुआ, और ये भी पैराफेजिया की कंडीशन है। एनोमिक अफेजिया, persistent and severe difficulty retrieving names. Again, पहले हमने अनोमिया पढ़ा था और ये एनोमिक पढ़ रहे हैं, उसमें ज़रा माइल्डर किस्म का प्रॉब्लम था। एनोमिक के अंदर नेम से रिलेटेड जो है वो ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, लिहाजा भी कॉल इट एनोमिक अफेजिया। एनोमिक अफेजिया भी फ्लुएंट अफेजिया था। देन कम्स कंडक्शन अफेजिया। कंडक्शन, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन का एक रीजन दूसरे रीजन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता था थ्रू सम चैनल्स, जैसे आर्क्यूएट फेसिकुलस का हमने जिक्र किया था, जो उसके अंदर वर्निकीज एरिया जो था वो ब्रोकस के साथ इंगेज करता था। तो इसको कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब कंडक्शन अफेजिया एक ऐसा अफेजिया है जो कि बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम होता क्या है पेशेंट को कि पेशेंट हैव डिफिकल्टी रिपीटिंग मल्टी सिलेबिक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। वो रिपीट नहीं कर पाता। जब मैं उसको कहता हूँ कि ये जुमला बोलो तो मेरे पीछे वो जुमला नहीं बोल सकता। इसकी वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि मैंने उसको कहा कि आप बोलो कि 2 और 2 4 होते हैं। अब उसने मेरी बात सुनी हेयरिंग के ज़रिए, और फिर उसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स से होता हुआ वर्निकीज के अंदर उसको बात समझ आ गई कि मैंने क्या कहा है। अब वर्निकीज एरिया ने कमांड करना है ब्रोकाज एरिया को थ्रू आर्किएट फेसिकुलस कि तुम 2 और 2 4 के लिए आर्टिकुलेशन अरेंज करो। लेकिन यहाँ पर होगा ये कि कंडक्शन इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से वो मेरा जुमला नहीं बोल पाएगा। तो जब वो जुमला नहीं बोल पाएगा सो ही विल हैव चैलेंजेस और रिपीट नहीं कर पाएगा, तो इस किस्म की कंडीशन को हम कंडक्शन अफेजिया कह रहे हैं। अगेन कंडक्शन के अंदर कंडक्शन का प्रॉब्लम है लेकिन पर्सन हिमसेल्फ इज फ्लुएंट। देन अगेन वी हैव गॉट ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया। अगेन कॉर्टेक्स जो है वो दूसरे कॉर्टेक्स के रीजन के साथ कनेक्टेड है थ्रू सम चैनल्स, और वो चैनल्स को हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस हैं। ये ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं ये ट्रांसकॉर्टिकल एक्शन करती हैं, और ये चूंकि सेंसरी अफेजिया, अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्लुएंट अफेजिया विद डैमेज टू द लेफ्ट पोस्टीरियर टेम्पोरोपैराइटल रीजन। अगर आपका लेफ्ट पोस्टीरियर टेम्पोरोपैराइटल रीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको फ्लुएंट अफेजिया ये वाला हो जाएगा, जिसको आप ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया कह रहे हैं। पेशेंट्स हैव इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन एंड नेमिंग कंबाइंड विद इकोलेलिया। अब जरा गौर से इसको देखें, इसको कहते हैं इम्प्रेश कंप्रीहेंशन जो है पेशेंट की खराब हो जाती है। इसका मैं आप दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होता ये है कि देखो विजन का जो मैसेज है वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स से चलेगा और मैसेज जाएगा आपके वर्निकीज एरिया में। सो इनके दरमियान भी तो एक कनेक्शन था, इनके अंदर भी तो ट्रांसकॉर्टिकल कुछ अरेंजमेंट्स थी। ये ट्रांसकॉर्टिकल अरेंजमेंट्स जब खराब हो गई तो जो कुछ आंखों ने देखा, जो कुछ आंखों ने देख कर सेंसेस आपने अचीव की हैं, रिसीव की हैं, उसको इंसान कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। कंप्रीहेंड क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो मैसेज जो कि विजुअल कॉर्टेक्स से आपके वर्निकीज एरिया तक आना था वो समहाउ इट गॉट डिस्टॉर्टेड। सेम इज द केस विद हियरिंग। जब आप उसको बोल के कुछ कहते हैं तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मैसेज जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से मैसेज जाना था आपके वर्निकीज एरिया में, लेकिन देयर इज सम इशू इन बिटवीन। नतीजा ये निकलता है कि वो सुनता तो है, इज नॉट डेफ, लेकिन सुन के उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। कंप्रीहेंड इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज देयर वाज सम इशू इन द लाइनिंग, और वो जिस लाइनिंग को हमने ट्रांसकॉर्टिकल जो है वो चैनल का नाम दिया है। तो इसके नतीजे में होता क्या है कि इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन हो सकती है, इकोलेलिया हो सकता है। इकोलेलिया कहते हैं रेपिटिशन।
मीनिंगलेस सी एक रेपिटेशन है जो कि वो शुरू हो जाती है और वो एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना शुरू कर देता है। सो इस शख्स के अंदर ये वाली कंडीशन जो है पाई जा सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी होगा तो क्या होगा कि जो सेंसेस की रिसेप्शन जो है, जो कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो कि आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, वहाँ से लेकर उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरप्रिटेशन तो होनी थी वर्निकीज एरिया के अंदर, तो वो जो थोड़ी बहुत तो उसको हो गई विजुअल कॉर्टेक्स में और ऑडिटरी में, लेकिन उसके प्रॉपर मीनिंग जो थे वो लिंक्ड होने थे इन द रिसेप्टिव एरिया और उसके अंदर वर्निकीज एरिया, और उसके अंदर जो है वो उसको प्रॉब्लम है। नतीजा ये निकलेगा कि उसको इक्वलेलिया की आइडेंटिफिकेशन हो रही है आपके साथ। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फ्लुएंट अफेजिया। अभी तक हमने जितने अफेजियास पढ़े, ऊपर जितने भी पढ़े, जिसमें ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी पढ़ा, आपने अनोमिक पढ़ा, आपने अनोमिया पढ़ा, आपने वर्निकीज एरिया वर्निक्स अफेजिया पढ़ा, तो ये सारे के सारे जो अफेजियास थे, ये इनके अंदर पर्सन who is suffering is actually fluent. वो फ्लुएंट, अपनी बात करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बात वो कर सकता था। अब ये एक अलग बहस है कि वो कितनी मीनिंगफुल है, कितनी समझ वाली बात है, उसमें से मीनिंग निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले। सो वो उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लाइक जैसे एनोमिक अफेजिया के अंदर सिर्फ नाम का रिट्रीवल मुश्किल था ना, बाकी जुमला तो बंदा बोल ही लेता था। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सवियर होता जाएगा तो डेफिनेटली मुश्किल तो होगी कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो शुरू में तो ये चीज़ों के नाम, ये जो प्रॉपर नाउन्स हैं, जैसे नाम है लोगों के, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। बाद में कॉमन नाउन्स के ऊपर भी अगर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए तो फिर इंटरप्रिटेशन को फ़र्क तो आएगा, लोग उसकी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स अब जिक्र करते हैं नॉन फ्लुएंट अफेजिया की। अब जाहिर है द पर्सन इज नॉट फ्लुएंट, द पर्सन इज नॉट फ्लुएंट। अब जब फ्लुएंसी का ताल्लुक तो है ब्रोकाज एरिया के साथ, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आउटपुट एरिया है ब्रोकाज एरिया। अब होता ये है कि इसकी ऑडिटरी कंप्रीहेंशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑडिटरी कॉर्टेक्स बहुत अच्छा था, ऑडिटरी कॉर्टेक्स बहुत अच्छा था, वर्निकीज एरिया भी बहुत अच्छा था, प्रॉपरली बात को समझ जाता था। लेकिन जब बात करना चाहता था, अब बात करनी थी किसने, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसके ब्रोकाज एरिया ने, तो वो डिफिकल्टी होती है उसको बात को इनिशिएट करने में। रेट ऑफ स्पीच कभी कभी उसकी स्लो हो जाती है, बड़ा एफर्ट करके बोलने की कोशिश करता है, और एबनॉर्मल इंटोनेशन एंड प्रोसोडी, और इसका जो आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव है वो जो है मुतासर हो जाता है। अब ज़रा गौर करें कि ब्रोकाज एरिया करता क्या था। ब्रोकाज एरिया स्पीच इनिशिएशन में मदद देता था, स्पीच के रेट को कंट्रोल करता था, स्पीकिंग को फैसिलिटेट करता था, इंटोनेशन को मैनेज करता था, प्रोसोडी को देखता था। लेकिन अब चूंकि नॉन फ्लुएंट अफेजिया हो गया, इसका मतलब है कि वो रीजन इसका ख़राब है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसको होंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसकी रिसेप्शन जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी है, रिसेप्शन इज गुड। प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अफेजिया ना, इस वक्त हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अफेजिया पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज ब्रोकाज अफेजिया। ब्रोकाज अफेजिया के अंदर क्या होता है कि नॉन फ्लुएंट है, साइट ऑफ लीजन इज लोअर पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लेफ्ट फ्रंटल लोब इन द प्री मोटर कॉर्टेक्स। आपको वही रीजन मिलता है जो कि ब्रोकाज एरिया वाली जगह पे है। पेशेंट में हैव राइट साइडेड वीकनेस और लॉस ऑफ मूवमेंट। तो इस केस के अंदर, ब्रोकाज अफेजिया के अंदर, इस डैमेज के अंदर होगा क्या कि आपकी राइट साइड जो है वो आपको वीकनेस की सूरत में नजर आएगी, वीक होगी आपकी राइट, यानी कि राइट साइड का परेसिस जो है वो आपको हो सकता है। अगेन दिस इज अ नॉन फ्लुएंट अफेजिया। नॉन फ्लुएंट से मुराद के फ्लुएंटली नहीं बात कर सके। और अभी हमने पीछे जिन चीज़ों का जिक्र किया था, इनिशिएशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, रिदम के अंदर, इंटोनेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और बिल्कुल इसी तरीके से बात को जो इनिशिएट करना है वो उसके लिए चैलेंज हो सकता है। लेबर्ड स्पीच हो सकती है, लेबर्ड मीन्स कि स्ट्रगलिंग स्पीच हो सकती है, वो स्ट्रगल करेगा। तो ये ब्रोकाज एफेजिया की कुछ। अब दूसरी जो चीज़ इसके अंदर देखें, ये ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया है। देखें ब्रोकाज, उनका ताल्लुक मोटर कंट्रोल्स के साथ था। किस चीज़ की मोटर कंट्रोल था? स्पीच के मोटर कंट्रोल्स के साथ। तो जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफेजिया हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होता है कि रिलेटिवली गुड ऑडिटरी कंप्रीहेंशन वो तो बहुत अच्छी है, ऑडिटरी कंप्रीहेंशन। स्पीच जो है वो नॉन फ्लुएंट है, एग्रामेटिक और टेलीग्राफिक है। अब जैसे पहले बताया था कि इसकी स्पीच के अंदर से फ्लो ख़त्म हो रहा है, इसकी स्पीच के अंदर इंटरप्शन है, इनिशिएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं कि इसकी स्पीच नॉन फ्लुएंट होगी,
एग्रामेटिक होगी यानी पुअर ग्रामर के साथ होगी, और टेलीग्राफिक होगी। टेलीग्राफिक स्पीच उसको कहते हैं जिसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टेलीग्राम आया करते थे किसी ज़माने में, जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर बता दिए जाते थे, लेकिन पूरा जुमला जो है ग्रामर की शक्ल में नहीं लिखा जाता था। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, उनकी स्पीच के अंदर ग्रामर जो है वो इतनी यूज़ नहीं करते, लेकिन जो की वर्ड्स हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और दिस साउंड्स लाइक अ टेलीग्राफिक स्पीच। सो डैमेज इज टू द फ्रंटल लोब नॉट इंक्लूडिंग ब्रोकाज एरिया। सो फ्रंटल लोब के अंदर एक मोटर कॉर्टेक्स है, लिहाजा इस मोटर रीजन के अंदर उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ब्रोकाज एरिया जो है वो इन्वॉल्व हो। सो ब्रोकाज जो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था, ओवर हेयर इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग ब्रोकाज एरिया, लेकिन फ्रंटल लोब जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व है। तो इसके नतीजे में भी आपको नॉन फ्लुएंसी नज़र आ रही है, एक ग्रामेटिज्म नज़र आ रहा है, और द टेलीग्राफिक स्पीच इज़ ऑब्वियस। एक और अफेजिया है जिसके अंदर एक इंसान जो नॉन फ्लुएंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल अफेजिया। अब ग्लोबल जैसे कि नाम से जाहिर है, ग्लोब, द एंटायर ग्लोब ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड समहाउ, and it is a combination of fluent and non-fluent aphasia usually caused by occlusion of left middle cerebral artery। अमूमन जब लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी जो कि आपने ब्लड सप्लाई में पढ़ी थी, जब वो मुतासर होती है तो उसके नतीजे में फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट एक कम्बिनेशन आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है कम्बिनेशन। कभी वो फ्लुएंट हो जाता है, कभी वो नॉन फ्लुएंट हो जाता है, फ्लुएंट हो जाएगा, नॉन फ्लुएंट हो जाएगा, यानी कि मिसमैच इस तरीके से उसको आपको नजर आएंगे। लेकिन ये दिस इज ग्लोबल सिंस the globe, the entire cranium is somehow at stake, और उस पूरे के अंदर कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है। सो जैसे कि पहले आपको बताया था फास्ट के बारे में, जिसके अंदर आप फेस देखते थे, आप उसके आर्म्स देखते थे, और उसकी स्पीच देखते थे, बिल्कुल इसी तरीके से जब अफेजिया की असेसमेंट की जाएगी तो हमने फिर वही सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज देखनी है। देखो अभी हमने अफेजिया को इसी तरीके से तो आइडेंटिफाई किया, हमने कहा कि या अफेजिया रिसेप्टिव होता है या एक्सप्रेसिव होता है, फिर हमने कहा या वर्बल होता है या फ्लुएंट होता है या नॉन फ्लुएंट होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेंसेस का जिक्र किया था जब सेंसरी एस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि रीडिंग के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स और राइटिंग के अंदर जब मोटर प्लानिंग है, मोटर कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द 4 एरियाज। जब भी आपके पास अफेजिया का क्लाइंट आएगा, these are the area of concerns that we want to be sure enough कि इसके अंदर ये एरियाज इंटैक्ट हैं या नहीं है, और कौन सा एरिया जो है वो कितना डैमेज हुआ। दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दैट्स व्हाई इट्स ईजियर, क्योंकि जिस जगह पर डैमेज होगा उसके मुताबिक उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सो इफ इट इज वर्निकीज एरिया, रिसेप्शन का इशू हो सकता है। इफ इट इज ब्रोकाज एरिया, एक्सप्रेशन का इशू हो सकता है। अगर ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी है या ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी है तो रिसेप्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर है तो एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम्स होंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ा वाइटल है कि वी नीड टू नो व्हाट इज द साइट ऑफ लीजन, जो लीजन है जो डैमेज हुआ ब्रेन के किस एरिया में है। ये गालबन आपसे पहले भी बात हुई थी कि अफेजिया को क्लासिफाई करने के लिए हमें ये ज़रूर देखना पड़ता है कि साइट ऑफ लीजन क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीजन क्या है, और एज ऑफ द पेशेंट क्या है। तीन चीज़ें बहुत वाइटल हैं, टाइम, एज ऑफ द पेशेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइट ऑफ लीजन किस जगह पर लीजन हुआ, उसका एक्सटेंट कितना ज़्यादा या कम है। और थर्डली हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट, क्योंकि छोटे बच्चों में अमूमन जब ये कंडीशंस हेड इंजरी की वजह से अगर हो जाती हैं तो उसमें गुंजाइश ज़्यादा मौजूद होती है, बिकॉज द ब्रेन इज़ प्लास्टिक, और अभी तो वो लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रही थी। बच्चे का ब्रेन जो है वो अपने आप को रीअरेंज करके उस तमाम लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन विद एन अडल्ट केस, जब डेवलपमेंट हो चुकी है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन, उस वक्त फिर एज बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है एज फार एज रिकवरी इज कंसर्न। सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो कि आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर, विच कैन बी यूटिलाइज। तो बेसिकली उनके अंदर होता क्या है, उनके अंदर यही होता है कि आपने लैंग्वेज चेक करनी है, तो कुछ लैंग्वेज के प्री मार्कर्स होंगे, जैसे कि आप रिसेप्टिव लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं तो कुछ रिटन कमांड्स होंगी, वर्बल कमांड्स होंगी जिनको बंदे ने करना होगा, रिएक्ट उनके ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक्सप्रेशन है तो देयर विल बी सम कार्ड्स एंड पिक्चर्स जिनको देख के इंसान ने रिस्पॉन्स करना है, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो, लेट अस सपोज
आपके सामने एक ग्लास की तस्वीर रख दी गई और आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, तो इन रिस्पॉन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड से ग्लास। लिहाजा आपको रिसेप्शन है, लेकिन आपके सामने हमने रखी पिक्चर ग्लास की और आप उसको तोता कह रहे हैं या आप उसको कुछ और कह रहे हैं या आपसे बात नहीं हो रही, दैट इज़ ऑल इंडिकेशन कि यस देयर आर सर्टन लैंग्वेज बैरियर्स जिसकी वजह से ये इंसान जो है उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ये टेस्ट किस लिए हैं? ये टेस्ट इसीलिए हैं ताकि हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस इंसान के ब्रेन की, उसके बारे में कैलकुलेट कर सकें और ये देख सकें कि ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो अफेक्टेड है। देखो एमआरआई और सीटी स्कैन ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल थी, इन्होंने आपको लीजन बता दिया, इन्होंने आपको डैमेज बता दिया, लेकिन लैंग्वेज पे कितना असर हुआ ये तो आपने, दिस इज़ योर डोमेन एंड यू नीड टू फाइंड आउट के लैंग्वेज को जब मैंने देखा तो उसके अंदर ग्रामर गलत है या लैंग्वेज का फ्लो गलत है या जार्गन्स बोलता है या उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है, ऑल दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दिस विल ओनली बी हैपन, this will only happen if you have got certain tools, और इस टूल ऐसे टूल्स को हमारे पास we have some standardized tests available. सब टेस्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ टेस्ट में बी एडमिनिस्टर्ड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ज़रूरी नहीं आप पूरा टेस्ट को यूटिलाइज करें, लेकिन उस टेस्ट के अंदर कुछ सब टेस्ट जो है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ही टेस्ट के अंदर रिसेप्शन का टेस्ट भी होगा, एक्सप्रेशन का भी होगा, रीडिंग का भी होगा, राइटिंग का भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं हम वो सारे के सारे उस पर अप्लाई कर दें। यू कैन एक्चुअली find out the most appropriate part of that test so that you can conduct and save time. प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी करते वक्त ये देखिएगा कि हमारी थेरेपी हमेशा टारगेट करती है कि हम उसको फंक्शनल बिहेवियर ज़रूर सिखा दें, ऐसे बिहेवियर्स जो वो डे टू डे लाइफ के अंदर इंजॉय कर सके, जैसे स्पीच है, जैसे रीडिंग है, जैसे राइटिंग है, ताकि वो कम से कम कम्युनिकेशन के काबिल हो सके। आसान काम आपने पहले, लर्निंग का पहला प्रिंसिपल यही था कि इजी टू डिफिकल्ट आपने जानना है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हमारा पेशेंट जो है ना वो बड़ा इमोशनली ड्रेन हो जाता है, बिकॉज इन द केस ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जब रिसेप्शन आपकी ठीक होती है तो इंडिविजुअल को ये पता लग रहा होता है कि वो जो अटेम्प्ट्स कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, उसको पता लग रहा होता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, उसको पता लग रहा होता है कि मेरे से पूछा कुछ और जा रहा है और क्या मैं, लिहाजा वो एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार होता है और इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने पेशेंट को जो है वो फीडबैक दीजिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करे और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो उसके ऊपर काबू पा सके, उसको इंजॉय कर सके। ट्रेन पेशेंट टू सेल्फ मॉनिटर एंड सेल्फ करेक्ट। पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप पेशेंट को उसकी गलती को रियलाइज़ कराएंगे और उसको ठीक करने के लिए इनकरेज करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली these targets tends to get difficult. So it is vital कि जो काम आप अपने क्लिनिक पे कर रहे हैं that is repeated and duly repeated at his house, और नतीजा ये निकलेगा कि ज़्यादा रेपिटेशन होगी तो वी आर होपफुल कि उसके जो लैंग्वेज बिहेवियर्स हैं वो जल्दी डेवलप हो पड़ेंगे। यू ऑलरेडी नो कि लैंग्वेज इज़ अ बिहेवियर एंड इट नीड्स रेपिटेशन। सो एट टाइम्स फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत हद तक जो है वो थेरेपी के अंदर मददगार साबित होती है। There are two kinds of condition, there are two types of therapies. For example, एक थेरेपी है रिस्टोरेटिव थेरेपी और दूसरी है कंपनसेटरी थेरेपी। अब रिस्टोरेटिव थेरेपी के अंदर आपने रिस्टोर करना होता है। सो जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्पीच के अंदर उसको आपने रिस्टोर करना। फॉर एग्जांपल अगर रिसेप्शन का प्रॉब्लम है तो आप रिसेप्शन पे काम करते हैं, अगर मेमोरी के इश्यूज हैं तो मेमोरी पे काम किए, सेंटेंस मेकिंग के इश्यूज हैं सेंटेंस मेकिंग को इम्प्रूव करेंगे। सो इसको कहते हैं रेस्टोरेशन। और बाज़ औक़ात जो है वो आप कंपनसेशन करते हैं। सो कंपनसेशन के अंदर क्या आता है कि प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर परसिस्टेंट डेफिसिट। कोई ऐसा डेफिसिट है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जाम्पल आप उसको स्पीच सिखा रहे हैं लेकिन वो स्पीच नहीं सीख पा रहा, वो स्पीच की तरफ इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नज़र नहीं आ रहा उसका केस, तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप उसको वो कंपनसेशन से, फॉर एग्जांपल अगर वो स्पीच में नहीं सही कर पा रहा तो उसको राइटिंग दे दीजिए, उसको ड्राइंग दे दीजिए। लाइकवाइज if somebody cannot write you can go for speech as well. सो उसके एक्सप्रेशन का मोड जो है वो तब्दील कर देते हैं और
बाज़ात हम टोटल कम्युनिकेशन बोर्ड्स का सहारा लेते हैं, और कम्युनिकेशन बोर्ड्स के अंदर होता यही है कि दोज हु कांट से, दोज हु कांट राइट, दे कैन एक्चुअली पॉइंट आउट एट देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और वो आपको कम्युनिकेट करते हैं बाय टचिंग अपॉन सर्टेन पिक्चर्स एंड बोर्ड्स विच इज़ अवेलेबल टू हिम। इससे उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। सो ऑल आई मीन टू से कि you need to understand that restorative approach and may it be compensatory approach. In either of the cases, it is your choice. It is your choice of approach that you can opt for. और secondly ये है कि you need to understand कि ज़्यादातर तो हम restoration पे काम करते हैं, लेकिन at times we get stuck due to many possible reasons. तो इस केस के अंदर आपके पास एक alternate way भी होना चाहिए, एक compensation का तरीका भी होना चाहिए, जिसके ज़रिए यू आर एबल टू मेक फॉर द लॉस्ट एरियाज, और उससे उसकी कम्युनिकेशन जो इंसान की इस्टेब्लिश हो सकती है। सो ब्रीफली वी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स,